हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है ये। किसी लिक्विड का फ्लो दो टाइप का हो सकता है। पहला स्ट्रीमलाइन फ्लो, दूसरा टर्बुलेंट फ्लो। अगर किसी फ्लो होते हुए लिक्विड में कोई पार्टिकल अपने से आगे वाले पार्टिकल का पाथ फॉलो करे तो इस फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। मतलब इस फ्लो होते हुए लिक्विड में हर पार्टिकल अपने से आगे वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करता है। अगर ऐसा नहीं होता है तब फ्लो टर्बुलेंट कहलाता है। अगर हम बहुत सारी स्ट्रीमलाइन से मिली हुई या मिलकर बनी हुई एक ट्यूब इमेजिन करें तो ये इमेजिनरी ट्यूब स्ट्रीमलाइन ट्यूब कहलाती है। इस ट्यूब के अंदर स्ट्रीमलाइन वॉल्स के पैरेलल हैं। इसका मतलब कि लिक्विड ना तो इन वॉल्स के बाहर जा सकता है और ना ही वॉल्स से अंदर आ सकता है। मतलब एक बार जो लिक्विड इस स्ट्रीमलाइन ट्यूब में एंटर करेगा वो इससे बाहर निकलेगा ही। फिर आता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड का पेन तो सभी ने देखा होगा, वो यहीं से उन्होंने नाम चोरी कर लिया है, रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? पता लग रहा है कि एक साइंटिस्ट के नाम पर ही होगा, क्योंकि साइंटिस्ट रेनॉल्ड है तो अपने ही नाम पर देंगे रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड ने यह बताया कि किसी लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट, ये एक डायमेंशनलेस रेशियो पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? एक डायमेंशनलेस रेशियो पर। और इस रेशियो को ही रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। और ये आता है, इसको डिनोट आर ई से करते हैं, किसी किसी बुक में के भी लिखा होता है। ये आता है रो वी डी अपॉन ईटा। रो वी डी अपॉन ईटा। रो लिक्विड की डेंसिटी है, वी उस लिक्विड की वेलोसिटी है, डी उस ट्यूब की डायमीटर है जिसमें ये लिक्विड फ्लो हो रहा है, और ईटा इस लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अगर इस रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम या 2000 के इक्वल आती है तब लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है। क्योंकि रो वी डी ये सभी डिजिट्स हैं, नंबर होंगे, तो जब इनकी वैल्यू लगाएंगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा। अगर वो वैल्यू 2000 या 2000 से कम आती है तो वो जो लिक्विड है उस ट्यूब में जो फ्लो हो रहा है उसका फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से 3000 तक आती है, अगर उसकी वैल्यू 2000 से 3000 तक आती है तब वो लिक्विड अनस्टेबल हो जाता है। तब वो लिक्विड अनस्टेबल, इसका मतलब इसकी स्ट्रीमलाइन में हल्का हल्का डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाता है। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3000 से ज़्यादा आती है तब ये फ्लो पूरी तरह से टर्बुलेंट हो जाता है। इज दैट क्लियर? इस रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 2000 या 2000 से कम आती है तब इस ट्यूब में उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन रहता है। 2000 और 3000 के बीच आती है तब उसमें डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब फ्लो अनस्टेबल हो जाता है। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3000 से ज़्यादा आती है तब फ्लो कंप्लीटली टर्बुलेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन ट्यूब में फ्लो होते हुए लिक्विड की वो मैक्सिमम वेलोसिटी
जिसके ऊपर उसका फ्लो टर्बुलेंट हो जाए क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। स्ट्रीमलाइन ट्यूब में फ्लो होते हुए किसी लिक्विड की वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके ऊपर फ्लो स्ट्रीमलाइन से बदलकर टर्बुलेंट हो जाए क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। और इस v को हम लोग वी सी लिख देते हैं, भाई क्रिटिकल है, सी फॉर क्रिटिकल, और ये आती है, इसी से बन सकती है ईटा आर ई अपॉन क्या आ जाएगा डी नीचे, ईटा आर ई अपॉन डी। वी सी मीन्स क्रिटिकल वेलोसिटी, ईटा मीन्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसके बारे में आगे आएगा, आर ई रेनॉल्ड्स नंबर और डी डायमीटर की ट्यूब। इसका मतलब किसी लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है डायमीटर पर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिटिकल वेलोसिटी एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे ना जी की वैल्यू 9.8 है, नहीं, अलग अलग ट्यूब पर अलग अलग लिक्विड के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू भी अलग अलग होगी। नेक्स्ट है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, हम ये मान सकते हैं कि कोई भी लिक्विड जो फ्लो हो रहा है वो बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बना है, ठीक है। ऐसी ही दो लेयर्स हमने शो की है, एक PQ और एक RS। किसी सरफेस के, लिक्विड सरफेस के जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे लिक्विड जो उसका फ्लो है वो कैसा होता जाता है? शांत होता जाता है, कम होता जाता है। इसका मतलब अंदर की तरफ, लिक्विड के अंदर की तरफ या नीचे की तरफ जाने पर वेलोसिटी कम होती है, या हम ये कहें कि ऊपर की तरफ जाने पर वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पर दो लेयर कंसीडर कर रहे हैं, एक PQ और एक RS। दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सपोज डेल्टा Z, डेल्टा Y भी मान सकते हैं। इन दोनों लेयर्स की बीच रिलेटिव वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो है डेल्टा V। भाई इसकी वेलोसिटी V है, इसकी डेल्टा V बढ़कर V प्लस डेल्टा V हो गई, इसका मतलब इनकी वेलोसिटीज में जो डिफरेंस है वो कितना है? डेल्टा V है। और इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? डेल्टा Z है। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z को ही, चाहे स्मॉल लिखें या कैपिटल, Y भी लिख सकते हैं, हमारा मन है, Z को ही वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? डेल्टा V मीन्स डिफरेंस इन रिलेटिव वेलोसिटी, डेल्टा Z मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि दोनों के बीच डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट विस्कोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग है विस्कोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जब कोई सॉलिड सरफेस किसी दूसरी सॉलिड सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है या सरकती है या फिसलती है तो उन दोनों लेयर्स या सरफेसेस के बीच एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है जो उन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक इसी तरह से जब लिक्विड की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो उन लेयर्स के बीच में भी एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स ना कहकर विस्कोस फोर्स कहते हैं। और लिक्विड की ये प्रॉपर्टी विस्कोसिटी कहलाती है। इट मींस विस्कोस फोर्स क्या है? दो लेयर्स के बीच लगने वाला ऐसा फोर्स जो कि उनके रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है। मींस किसी लेयर के ऊपर वाली लेयर चाहेगी कि वो आगे की तरफ बढ़ जाए, लेकिन उसके नीचे वाली लेयर चाहेगी कि वो पीछे की तरफ आ जाए। मींस इस वाली लेयर को ऊपर वाली लेयर भी और नीचे वाली लेयर भी क्या कर रही हैं? अपोज कर रही हैं। अपोज करने की प्रॉपर्टी ही क्या कहलाती है? विस्कोसिटी, विस्कोस फोर्स कहलाती है। और लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है? विस्कोसिटी। इज दैट क्लियर? अब यहां पर हमने एक कांच की सरफेस मान ली AB, और ये मान लिया इस पर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है जिसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, PQ, RS,
एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। तो मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी होगी? जो सबसे ऊपर होगी, और जो कांच के कांटेक्ट में होगी उसकी वेलोसिटी लगभग जीरो होगी, या ये कहें कि बहुत कम होगी। तो हमने पी क्यू और आर एस दो लेयर्स ली हैं, जिसकी इस फिक्स सरफेस से डिस्टेंस z और z प्लस डेल्टा z है। मींस दोनों लेयर्स के बीच की डिस्टेंस डेल्टा z है, तो ये डिस्टेंस z हो गई, ये डेल्टा z हो गई। ऊपर वाले की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि डेल्टा z ऊपर है, तो हमने मान लिया कि वेलोसिटी जो है वो डेल्टा v ज़्यादा हो जाएगी। नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी इससे कम होगी। अगर इसकी वेलोसिटी डेल्टा v है तो इसकी v प्लस डेल्टा z होगी। ओके, डायग्राम क्लियर है सभी को? न्यूटन ने यह बताया, अब न्यूटन यहां भी आ गए, न्यूटन ने यह बताया कि इन दो लेयर्स के बीच जो रिलेटिव मोशन है उसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है उनके बीच, वो फोर्स लेयर्स के एरिया ऑफ कांटेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस डेल्टा v अपॉन डेल्टा z। क्या बताया न्यूटन ने? कि इन दो लेयर्स के बीच जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो इन लेयर्स के एरिया ऑफ कांटेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके दोनों लेयर्स के बीच की वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं F प्रोपोर्शनल A और डेल्टा v अपॉन डेल्टा z लिख सकते हैं। और अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। यहां पर वो k वाला कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, वो तो बच्चों वाली बात है 6th 7th 8th क्लास की। यहां पर जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो कांस्टेंट है ईटा। ईटा स्मॉल एन मिलाकर उसकी टांग खींच दी है, ईटा। और a डेल्टा v अपॉन डेल्टा z एज इट इज। अच्छा, इसके बीच में हम एक प्लस माइनस का साइन भी बना सकते हैं। इस प्लस माइनस के साइन का मतलब क्या है? इस प्लस माइनस के साइन का मतलब है कि जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा होगा? लेयर्स के दोनों तरफ से अपोजिट होगा। मतलब ऊपर वाली लेयर अगर आगे बढ़ना चाह रही है तो नीचे वाली लेयर क्या हो रही होगी? पीछे बढ़ने की कोशिश कर रही होगी। ईटा एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ईटा एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस कांस्टेंट को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इज दैट क्लियर? डायग्राम में ए बी कांच की एक सरफेस है, उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं, एक पी क्यू और एक आर एस मान ली। पी क्यू की स्पीड सपोज v है, जिसकी डिस्टेंस यहां से z है, उससे डेल्टा z ऊपर गए तो वेलोसिटी सपोज डेल्टा v बढ़ गई। तो न्यूटन ने यह कहा कि जो दोनों प्लेट एरिया आपस में कांटेक्ट में होगा उसके प्रोपोर्शनल होता है और दोनों लेयर्स के बीच के वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। क्या? दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। इनको एक साथ लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट, वो कांस्टेंट यहाँ पर ईटा है, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो F इज इक्वल टू ईटा A डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z। ओके, इट्स SI यूनिट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इट्स SI यूनिट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलकर तो पास्कल बन रहा है, इसका मतलब इसकी एक यूनिट पास्कल सेकंड भी हो सकती है, क्योंकि तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलकर क्या बन गया? पास्कल, और सेकंड एज इट इज, तो इसकी एक यूनिट पास्कल सेकंड भी हो सकती है। इट्स SI यूनिट इज इट्स CGS यूनिट इज पॉइज। इट्स CGS यूनिट इज पॉइज। पॉइज कैसी है? इसकी CGS यूनिट है। और CGS और MKS में क्या रिलेशन होता है? 1 पॉइज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 पास्कल सेकेंड, या 0.1 पास्कल सेकेंड भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? जब कोई बॉडी किसी होमोजीनियस लिक्विड में v वेलोसिटी से मूव करती है तो उसके कांटेक्ट में आने वाला लिक्विड भी उसके साथ साथ v वेलोसिटी से मूव करने लगता है। लेकिन उस बॉडी से दूर जो लिक्विड होता है वो उस मोशन का अपोज करता है। ये फोर्स बॉडी की साइज,
शेप, स्पीड और मीडियम की विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। स्टोक ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया और वो फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। इसको हम डायमेंशनली चेक भी कर सकते हैं। ईटा उस लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है जिसमें वो बॉडी मूव कर रही है। अगर बॉडी स्फेरिकल है तो आर उसकी रेडियस है और v उसकी कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी है। स्टोक ने यह भी बताया कि अगर कोई स्फीयर जिसकी रेडियस सपोज स्मॉल आर है, कोई एक गोला अगर किसी लिक्विड में गिर रहा है तो पहले उसकी स्पीड इंक्रीज होती है क्योंकि एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन की वजह से क्या होती है, स्पीड होती है, इसकी इंक्रीज होती है। लेकिन फौरन ही वो जो लिक्विड है आसपास का वो एक्टिव हो जाता है और वो उसके मोशन को अपोज करने लगता है। इसका मतलब इंक्रीज होकर जहां तक पहुंची फिर वो उस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो बॉडी आगे की तरफ या नीचे की तरफ आने लगती है। जिस कांस्टेंट बॉडी वेलोसिटी से वो स्फीयर नीचे की तरफ गिरता है किसी लिक्विड में, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहाँ इस डायग्राम में देखिए, ये पहले रफ डायग्राम देखिए। इधर एक स्फीयर है जिसकी रेडियस सपोज स्मॉल आर है और इस स्फीयर की डेंसिटी रो है। रेडियस स्मॉल आर है, डेंसिटी रो है। ये किसी ऐसे मीडियम में गिर रही है जिसकी डेंसिटी सिग्मा है। तो जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, जिसको मैं डाउनवर्ड ऐसे करके लिख दे रहा हूं, डाउनवर्ड लग रहा होगा जो फोर्स, वो किसकी वजह से होगा, ग्रेविटी की वजह से लिख दे रहा हूं, मास इनटू ग्रेविटी। मास को हम लोग तोड़ सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में और ग्रेविटी एज इट इज। वॉल्यूम मींस स्फीयर का वॉल्यूम वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब रो एज इट इज इनटू जी। इसका मतलब डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा होगा वो इतना लग रहा होगा 4/3 पाई आर क्यूब रो इनटू जी। लेकिन ये लिक्विड भी तो इस बॉडी पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा जिसको अपथ्रस्ट कहते हैं। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, अपथ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स। फॉर्मूला तो यही रहेगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब वो तो सेम रहेगा ही रहेगा क्योंकि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जितना वेट डाउनवर्ड लगता है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। अच्छा, कौन डिस्प्लेस फोर्स, ये वाला फोर्स अपवर्ड फोर्स कौन लगा रहा है, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है लिक्विड। तो जो डेंसिटी लगेगी वो भी किसकी लगेगी, लिक्विड की लगेगी, मतलब सिग्मा लगेगा और ग्रेविटी एज इट इज। इसका मतलब इस स्फीयर पर डाउनवर्ड फोर्स तो इतना लग रहा है, अपवर्ड फोर्स इतना लग रहा है, लेकिन फाइनली ये जो स्फीयर है आ तो नीचे ही रहा है। ऐसा कब होगा, ऐसा तभी हो सकता है जब डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा हो और अपवर्ड फोर्स कम हो। तो नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा वाले फोर्स में से कम वाला फोर्स माइनस करेंगे क्योंकि अपोजिट है तो माइनस तो होगा ही। तो जो नेट फोर्स इस स्फीयर पर लग रहा होगा वो लग रहा होगा ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स, मतलब ये 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन रो माइनस सिग्मा इंटू जी। मीन्स इन दोनों का जो नेट फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड वो इस डायग्राम में बना हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लिक्विड एक और फोर्स लगाने लगता है। किसने बताया था, स्टोक ने बताया था। कितना होता है वो, 6 पाई ईटा आर वी होता है, ऊपर की तरफ लग रहा है। अब कांस्टेंट स्पीड से नीचे आने के लिए क्या कंडीशन है कि ये जो दोनों अपोजिट फोर्स लग रहे हैं ये इक्वल भी हो जाए, जिससे कि आपस में कट जाए तो वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ जाए। इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आने के लिए क्या कंडीशन है कि ये जो 6 पाई ईटा आर वी है ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी के। अभी तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लगे थे लिक्विड की वजह से, मोशन की वजह से, वो कैंसिल हो जाएंगे और पहले से जैसा चल रहा था वो आराम से धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। आर कैंसिल हो जाएगा, जो भी कैंसिल हो रहा है उस कैंसिल होने के बाद टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया और v का फॉर्मूला ये आता है। इसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ। रो है यहाँ पर स्फीयर की डेंसिटी, सिग्मा है यहाँ उस लिक्विड की डेंसिटी जिसमें ये स्फीयर गिर रहा है,
आर इस स्फीयर की रेडियस है, ईटा इस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है जिसमें ये स्फीयर गिर रहा है, और जी तो अपना जाना पहचाना ग्रेविटी है। अब इस फॉर्मूले से क्या पता लग रहा है? इस फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है आर स्क्वायर पर। इसका मतलब अगर किसी एक लिक्विड में अलग अलग रेडियस के स्फीयर गिराए जाएं तो जिस स्फीयर की रेडियस ज़्यादा होगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। ओके, अब इसी में एक स्पेशल केस, अगर रो कम है और सिग्मा ज़्यादा है, इसका मतलब इस स्फीयर की डेंसिटी कम है और जिस मीडियम में वो गिर रहा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। कैसे हो सकता है ऐसा? ऐसा हो सकता है कब? जबकि एक एयर बबल लिक्विड में ऊपर की तरफ ज़्यादा है, तो जो एयर बबल है मतलब वो स्फीयर है उसकी डेंसिटी कम है, और जिस लिक्विड में वो ऊपर की तरफ जा रहा है उसकी डेंसिटी कैसी है? ज़्यादा है। तो ये वाली कंडीशन उसी के बारे में है। अगर सिग्मा कम है, सिग्मा ज़्यादा है, रो कम है, तो ज़रा इस फॉर्मूले से देखिए, जब कम वैल्यू में से ज़्यादा वैल्यू माइनस होगी तो ये वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कैसी आएगी? नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में वो बॉडी नीचे आने की बजाय ऊपर चली जाएगी। ओके, तो इसीलिए तो एयर बबल्स जो बनते हैं वाटर में वो कहाँ जाते हैं? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि एयर बबल मतलब स्फीयर की डेंसिटी कम है और जिस लिक्विड में वो जल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। अगर इस चैप्टर का कंटेंट आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर या आगे के टॉपिक्स आएँ फौरन उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।